हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12th का सपोर्ट मटेरियल से चैप्टर 1, जो एग्ज़ाम के लिए सपोर्ट मटेरियल ही ज़्यादा बेटर पड़ता है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं लगभग उनके लिए काफ़ी सपोर्टेबल भी है सपोर्ट मटेरियल, तो आसानी से इसमें समझ में भी आ जाता है और शॉर्ट में आप इसकी रिवीजन भी कर सकते हैं। शॉर्ट में इसको फटाफट रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि अब मोस्टली अब एग्ज़ाम आ चुका है आपके सर पे, तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं। ठीक है, तो इसी से फटाफट आप रिवीजन कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको वीडियो के तौर पे, ताकि ज़्यादातर आपको जैसे सुन के ज़्यादा चीज़ें लर्न हो जाती हैं। ठीक है, तो हम जो नया सपोर्ट मटेरियल जो आया हुआ है, न्यू सपोर्ट मटेरियल, ये न्यू सपोर्ट मटेरियल है। ठीक है ना, जो 23 वाला आया हुआ है, उसी पे हम आपको पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। फुल सपोर्ट मटेरियल कोशिश करेंगे कि आपको एक्सप्लेन कर दें। हर क्लास की लगभग, जो 11th की भी है, हर सब्जेक्ट की कोशिश करेंगे, और 12th की भी, कि पूरी कोशिश है कि पूरे चैप्टर आ जाएं। ओके, तो ये आपके पोल का फर्स्ट पार्ट है। ठीक, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो हमें दिया गया है कि दो ध्रुवता का अंत, जो आपको पहला चैप्टर है दो ध्रुवता का अंत, इसको हम पढ़ेंगे और समझाएंगे। ठीक, जो चैप्टर दिया गया है दो ध्रुवता का अंत, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद से क्या हुआ था, दो गुटों में देश बंट गया था। ठीक, जैसा कि एक यूएसए हो गया था और एक यूएसएसआर हो गया था। ठीक है, जिसमें मतलब रसिया था और ये अमेरिका वगैरह, एक ग्रुप अमेरिका तरफ हो गया था और एक रशिया, दो ध्रुवों में बंट गया था देश। तो यही चीज़ क्या हुई कि इसका अंत हो गया, जिसमें से ये रशिया का ग्रुप, ये सोवियत संघ जो था, ये ख़त्म हो गया था। इसके सारे देश अलग अलग हो गए थे, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही ध्रुवीय बचा, जो यूएसए बचा था, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बनने लगा फिर। और यही भी इसको डील करता। कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। यह सोवियत संघ का विघटन हो गया, एक ध्रुवीय विश्व हो गया, मध्य एशियाई संकट, अफगानिस्तान, खाड़ी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण, CIS, और 21वीं सदी, अरब स्प्रिंग। तो ये सारे टॉपिक हैं, ज़्यादातर इसी में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया था। जो 89 को क्या था, शीत युद्ध, मतलब शीत युद्ध क्या होता है, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है तो शीत युद्ध बता दें। शीत युद्ध हुआ होता है कि जैसे जिसमें मतलब खून खराबा नहीं होगा, गोली बारूद नहीं चलेगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, बस आपस में मतलब बहसबाजी, जैसे नहीं दो पड़ोसी इकट्ठा हो जाते तो एक दूसरे को मारते नहीं है, बस खाली बोलते रहते हैं, उसकी पोल खोलेगा वो, उसकी पोल खोलेगा, यही सारा चीज़ होता है। तो वो कोल्ड वार में चला जाता है। ठीक है, मतलब जिसमें लड़ाई ना हो, हाथापाई ना हो, बमबारी ना हो, ऐसा कुछ ना हो, तो उसको शीत युद्ध में ही कहते हैं। मतलब बैठ के आपस में बहसबाजी करके, बोल के, एक दूसरे को बता समझा के हो जाए, तो वो शीत युद्ध में होता है। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो वर्ल्ड वार के बाद ही जब शीत युद्ध हुआ, तो उसके बाद शीत युद्ध के बाद ये दो ग्रुप जो थे वो एक ख़त्म हो गया था, जिसमें से जो सोवियत संघ था वो ख़त्म हो गया था। और कब ख़त्म हुआ था, 25 दिसंबर 1991 को। ठीक, सोवियत संघ का जन्म व्यवस्था प्रणाली 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य संघ USSR अस्तित्व में आया था। कब आया था ये, बोल्शेविक की जो क्रांति थी उसके बाद ये समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR के रूप में उभर के आया था। सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। मतलब केंद्रीकृत, एक जगह से, मतलब सबको, अब जैसे सेंट्रल हो गया। ठीक, अब ये बीच में बैठे हैं, यहाँ से सबको क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, एक ही जगह से सबको कवर कर लिया। ठीक है, तो ये केंद्रीकृत योजना हो जाती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से जैसे चल रही है तो केंद्रीकृत योजना हो गई, के नियंत्रण पर आधारित हो जाती है। और ये व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। यही जो साम्यवादी दल थे और सारे, इनको क्या कहा गया,
सोवियत प्रणाली कहा गया। इसकी विशेषता क्या क्या थी? सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्श से प्रेरित थी। अब ये क्या चाहती थी कि मतलब पूंजीवादी, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन होता है ना, वो ना हो, मतलब पूंजीपति जो होते हैं प्राइवेट ना हो, किसी चीज़ को मतलब निजीकरण ना किया जाए एक तरह से, तो इसके लिए खिलाफ में ये थे। और ये सरकारी सुविधाओं के लिए मतलब समाजवाद के लिए चाहते थे कि सबका भला हो, सब लोगों का भला हो। दूसरा पॉइंट है सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। अब जो सोवियत प्रणाली थी उसमें अच्छी अर्थव्यवस्था थी, एक तरह से मतलब रूल रेगुलेशन भी चलती थी। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था इस पे। न्यूनतम न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को सुनिश्चित थी। मतलब एक एक लेवल होता है, जैसे कि कहते हैं ना कि गरीबी रेखा से नीचे, इसके एक स्टैंडर्ड बना दिया उन्होंने कि इससे कम अगर किसी की इनकम है, लाइक 100 रुपये से कम अगर कोई खर्च करता है तो पर डे, तो वो गरीबी रेखा से नीचे हो गया। तो जो इनकी एक रूल थी कि मतलब कि जो सभी जितनी भी पॉपुलेशन लगभग इससे ऊपर ही रहे, इससे नीचे ना जाए। ठीक है। बेरोजगारी का ना होना, और इनका था कि मतलब कि अब बेरोजगारी पहले ही पॉइंट है कि अगर बेरोजगारी नहीं लोगों के पास होगी तो मोस्टली है कि क्या सब अच्छे इनकम करेंगे और अच्छे से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे भी अच्छे से। उन्नत संचार प्रणाली, अच्छी इनकी संचार प्रणाली होगी, किसी चीज़ की सुविधा है, कुछ भी है, संचार सेवा अच्छी होनी चाहिए। और मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व, प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व, जो मिल्कियत है वो मालिक, तो उसमें क्या होती है मतलब पूरी तरह से किसी एक का कब्जा ना हो सरकारी चीज़ों पे। ज़्यादातर क्या है कि एक गवर्नमेंट सरकार का ही कब्जा हो। उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण हो। अब जैसे प्रोडक्शन की कोई भी चीज़ है, जैसे फैक्ट्री लगा ली, तो वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ही अंडर में रहेगी, कोई एक उसका मालिक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर सरकार द्वारा कोई फैक्ट्री लगाई जाती है तो गवर्नमेंट उसके क्या करेगी, ठेकेदारी लेगी, गवर्नमेंट उस सैलरी देगी, गवर्नमेंट जो है कि सारा उसका देख रेख करेगी। किसी को ये नहीं कह सकती कि नहीं हमने तुम्हें इतना दिया है तो उसको इतना देंगे, नहीं, सब जितना जो काम करेगा सबको बराबर उसमें मिलता है। तो ये ज़्यादातर सोवियत संघ प्रणाली की विशेषता थी। अब बात आती है दूसरी दुनिया। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन्हीं समाजवादी खेमे के देश या इन्हें समाजवादी खेमे का देश या दूसरी दुनिया कहा जाता था। जो सोवियत संघ थे इन्हें दूसरी दुनिया कहा जाता था। इनकी सोच क्योंकि अलग थी सबसे, इसलिए इसे दूसरी दुनिया में रखा गया। मिखाइल गोर्बाचेव, 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतंत्रीकरण को अपनाया। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका व खुलेपन, ग्लासनोस्ट के नाम के आर्थिक सुधार लागू किए। ये ज़रा याद रखना, इनके नाम थोड़े से अटपटे से हैं, ठीक है ना, तो ये नाम याद रखना इनके। और ये सारी व्यवस्था इन्होंने लागू की थी, सुधार। सोवियत संघ स्थापित की घोषणा। अब सोवियत संघ सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा 25 दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। तो इन देशों ने मिलकर क्या किया था, 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ जो संगठन था उसको समाप्त करने का बता दिया कि मतलब ख़त्म हो चुका, अब आज से ये नहीं चलेगा। उसके बाद है CIS, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना। CIS जो कि स्वतंत्र मतलब आज़ाद थे राष्ट्र, उनका ये कुल बना, जिसमें 15 नए देशों का उदय हुआ। उनमें से 15 नए देश उभर के सामने आए। यह सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रों के बीच स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन था। जो इसके बीच स्थापित किए गए थे, सोवियत संघ के जो पूर्व राष्ट्र थे पहले, उनके बीच में सरकारी संगठन था। यह एक
यह एक ऐसा संघ है जो अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार, श्रम, वस्तुओं की आवाजाही बनाए रखता है। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, आयात निर्यात के लिए, अब जैसे 15 देश हो गए, ठीक है ना। अब ये 15 देश आपस में क्या होंगे, आपस में व्यापार करेंगे। जो इनके पास चीज़ें ज़्यादा पैदावार होती है इनको दे देते हैं, इनसे ले लेते हैं, ऐसे आपस में ये मिल बांट के क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इनके बीच में आसानी से मतलब व्यापार बना रहे, एक रिलेशन बना रहे। जैसे अभी इंडिया क्या करता है, विदेश से मंगा लेता है कुछ जो घटता है, रशिया से मंगा लेता है, तेल मंगा लेता है, और भी चीज़ें हैं, हथियार वगैरह सब। तो ठीक ऐसे ये आपस में मिलके करते हैं। अगली हेडिंग है सोवियत संघ के विघटन के कारण। जो सोवियत संघ टूटा बिखरा है, इसके कारण क्या थे। नंबर 1 है नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। अब अगर कोई जैसे परिवार है तो क्या कहता है कि उसमें कई सदस्य हैं, मान लो कि 6 सदस्य हैं। अब इनकी ज़रूरतों को अगर परिवार के जो मुखिया हैं वो पूरा ना कर पाए, ठीक है, और परिवार में ये सारे मिल के एक साथ ना रहना चाहें, तो क्या होगा, इसके 6 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, अलग अलग बिखर जाएंगे ये भी 6 टुकड़ों में। मतलब जैसा भी परिवार होगा वैसे अलग अलग ये 6 हिस्सों में बढ़ जाएगा। मुखिया अलग हो जाएंगे, बच्चे सारे अलग हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से ये भी, इसका भी विघटन हो गया। तो जब तक ये एक में थे तब तक एक परिवार था, अब बिखर गए तो सब अलग अलग हो गए। तो इसमें भी क्या हुआ, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षा को पूरा ना कर पाना। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। अब इस पे क्या हो गया था, नौकरशाही का शिकंजा हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी पर राजनीति पर अंकुश। जो कम्युनिस्ट पार्टी का था राजनीति थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो राजनीति पर अंकुश लगाया करती थी। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर। अब इनको क्या हो गया कि ज़्यादातर परमाणु हथियार बनाने के लिए ज़्यादातर संसाधनों का उपयोग इस पर करने लगे, तो बहुत लोगों को बुरा लगा, ठीक है। उस टाइम आज जो पावरफुल रशिया है, ठीक है ना, तो इन्हीं सब वजहों से, लेकिन कुछ लोगों को उस टाइम बुरा लगा था तो वो सब अलग हो गए थे। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। अब पश्चिमी जो देश थे, अमेरिका वगैरह ये सब, तो अब ये कहते थे रशिया कि रशिया के साथ जो देश थे यूरोप, ये सब कहते थे कि मतलब हम इनसे पीछे हैं, ठीक है, और ये हमसे बहुत आगे हैं, इसलिए भी इनका साथ छोड़ दिया। रूस की प्रमुखता। अब उसमें रूस हेड था, तो और भी मतलब कई कई लोग होते हैं ना, उनको दिक्कत होती है कि नहीं हमारा हेड ये ना हो, मालिक ये ना हो, दूसरा कोई हो, हम मालिक हो जाइए। सब आपस में ही मालिक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन चलता किसी के बस से नहीं है, ठीक है। मालिक जो बनता है उसी को पता होता है कि मतलब किस तरीके से चलाना होता है। जैसे अभी देख रहे हो कि यूक्रेन का चल रहा है, ठीक है। अब यूक्रेन को क्या कर रहे हैं, अमेरिका है और सब जगह से मतलब बहुत से देश क्या सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब उसमें समस्या क्या है, नुकसान तो उसी का है ना। अगर यूरोप चाहे, सॉरी, रशिया चाहे तो उसको एक ही बार में ख़त्म कर दे, बट वो नहीं कर सकता क्योंकि रशिया का ही हिस्सा क्या है, यूक्रेन है, ठीक। और उसी के आसपास जो हैं उसके देश हैं, राज्य हैं, और अगर वो उसको नुकसान पहुंचाता है, तो अगर परमाणु बम भी गिराता है तो आसपास के क्षेत्र भी क्या होंगे, उससे प्रभावित होंगे। तो नुकसान अपना ही है, इसीलिए वो इसको बड़े आराम से ही समझाने की कोशिश करता था, लेकिन अभी तक वो समझ नहीं रहा, क्योंकि बाहर से जब उसको सपोर्ट मिल रहा है तो मानेगा क्यों, ठीक। तो यही चीज़ थी कि अब यहाँ पे क्या है कि उनका प्रभुत्व है। गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना। गोरबाचेव द्वारा जो सुधार किए गए थे उनका विरोध होने लगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होना, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना। अब सोवियत प्रणाली सत्तावादी होने लगी तो इससे भी सबने उसका विरोध कर दिया। पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेही ना होना। अब पार्टी क्या थी कि जनता के मतलब सवालों का जवाब नहीं देती थी, इसलिए भी जनता ने उसको क्या किया, निगलेक्ट कर दिया। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। विघटन जब हुआ तो इसका क्या परिणाम हुआ, शीत युद्ध संघर्ष समाप्त हो गया। अब जब सोवियत संघ खत्म हुआ तो शीत युद्ध भी खत्म हो गया। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ। अब ये जो दो ध्रुव थे, एक इधर और एक इधर, तो ये तो विघटन हो गया, तो ख़त्म हो गया यूएसएसआर, और यूएसए खाली बना रहा, ठीक।
तो अब इसका वर्चस्व बोलबाला हो गया था। अभी इसका तो ख़त्म हो गया था वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है। हथियारों की होड़ की समाप्ति, सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देश उभर के आए, ठीक है। अब इसका क्या, हथियारों की होड़ नहीं, हम उनसे ज़्यादा बना ले, हम उनसे ज़्यादा, ये ख़त्म हो गया और 15 नए देश उभर के सामने आए। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रूस जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। अब रूस जो है कि उसके मतलब जो भी सोवियत संघ का जो अधिकारी था वही सामने उभर के आया कि अब जो उसका मतलब मालिकाना हक, जो मतलब जो चलाने के लिए जिम्मेदारी जो भी होगी रूस के पास है। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। अब शक्ति संबंध जो थे वो परिवर्तित हो गए, चेंज हो गए। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व हुआ। जो समाजवादी व्यवस्था थी उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया कि अब समाजवादी व्यवस्था पर उतना फोकस ना करके पूंजीवादी व्यवस्था पर किया गया। उसके बाद अगली हेडिंग हम आती है शॉक थेरेपी। नेक्स्ट हेडिंग है शॉक थेरेपी। शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवादी की ओर संक्रमण परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया था। मतलब अब वो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जाने के लिए इन्हें कहा गया। शॉक थेरेपी होता है जैसे कि अब शॉक मतलब किसी को शॉक लग जाता है, आपको पता ही, ठीक है। अब जैसे हार्ट वगैरह का आपने मूवीज़ वगैरह सीरियल वगैरह में भी देखा होगा टीवीज़ पे कि शॉक दे दे के उसको हार्ट बीट वगैरह अगर रुक जाती है, कोई डेड कंडीशन में हो जाता है तो उसको देते ना, फिर उसका हार्ट पंप सर्कुलेट करने लगता है। तो वैसे ही मतलब इसमें भी है कि मतलब किसी को घात करके फिर उसके बाद उसका उपचार करना। लाइक जैसे कि अगर देखो, अगर आपको कोई इसकी ना, अगर यहाँ पे कोई कांटा चुभा हुआ है तो यहाँ से अगर हम उसको निकालेंगे तो थोड़ा सा यहाँ तो पिन से चुभाएंगे तब जाके उसको निकलेगा। ठीक इसी तरीके से इसको भी कहा जाता है। तो इन्हें इस तरीके से कहा गया क्योंकि इनकी पहले समाजवादी ज़्यादातर थे ये, तो अब इन्हें इन लोगों को कहा गया कि पूंजीवादी की ओर जाए, जिसको ये समर्थन नहीं करते थे। अब इन्हें पूंजीवादी मॉडल अपनाने को कहा गया, इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या थी? मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व होगा। जो मालिकता ज़्यादातर होगी वो जो निजी बिजनेसमैन जो प्रॉपर्टीज़ वाले होंगे उनका होगा। राज्य की संपदा का निजीकरण होगा। अब जैसे कि देश की अभी जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, रेलवे बिक गई, ठीक है, और मतलब ज़्यादातर ठेकेदारी हो रही है। ज़्यादातर चीज़ों पे क्या है कि गवर्नमेंट के अंडर से प्राइवेट लोगों के पास ही जा रही है, तो वो अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं। सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म हो जाएगी। अब जैसे स्कूल वगैरह हो गए, जो और सारे हॉस्पिटल, ये भी क्या है निजी फर्म में कह रहे हैं। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। मुक्त व्यापार मतलब खुला व्यापार, चाहे जो आए व्यापार करे। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता मतलब मुद्रा आपस में लेन देन करना। एक तरह से ठीक है, क्योंकि जब देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, सब लोगों से व्यापार करते हैं क्योंकि उन्हें पूंजी चाहिए। अब हमारे देश में अगर आके लोग विदेश से व्यापार करते हैं तो हमें क्या, उनके थ्रू टैक्स मिलता है, उनके थ्रू बहुत सी चीज़ें जो हमारे देश में नहीं वहाँ से आके मिलती हैं। भले थोड़ा सा महंगी पड़ती है लेकिन सरकार को उससे फ़ायदा होता है, टैक्स मिलता है और मुद्रा कोष बढ़ता है। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। अब जो पश्चिम वाले देश थे उनसे जुड़ाव होने लगा आर्थिक रूप में, क्योंकि ये कहते थे सब डेवलप हैं, तो इनसे सारे देश जैसे इंडिया से लेके सभी देश क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। पूंजीवादी के अतिरिक्त किसी भी पूंजीवादी के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। अब सिर्फ ये पूंजीवादी व्यवस्था को ही मानते थे, दूसरी कोई व्यवस्था इन्होंने स्वीकार नहीं की। अब इसका परिणाम क्या होता है? शॉक थेरेपी के परिणाम, रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। अब इसके वजह से क्या था, जो औद्योगिक ढांचा था वो मतलब बिखर गया। आर्थिक परिणाम अनुकूल नहीं रहे। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट। मध्य वर्ग को समाज की परिधि में धकेल दिया गया, किनारे कर दिया गया। परिधि में मतलब 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को
कम दामों औने पौने दाम जिसको कहा जाता है, मतलब कि हल्के में दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। मतलब जो रूस की जो कंपनियां वगैरह थी, जो सोवियत संघ में थी कंपनियां, उन सबको सस्ते बस्ते में ही बेच दिया, सबको सौंप दिया, ले जाओ दिवालिया दिखा दिखा के बेच दिया गया, तो इसको गराज सेल कहा गया। सब भी इतिहास का सबसे बड़ा जो कि गैराज सेल इसी को कहा गया था। 90% अब किसी देश का मतलब जो कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां सारी जो 90% थी वो क्या प्राइवेट हो गई, तो कहेंगे ही कहेंगे सबसे ज़्यादा सेल लगा था। और कबाड़ के भाव खरीदा, और जब कबाड़ के भाव तो गैराज ही हो गया एकदम। जिससे क्या क्या हुआ देखो, आर्थिक विषमता बढ़ी, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट कर दिया गया। अब जो पूंजी वाले थे वो और ज़्यादा पैसे वाले हो गए, जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, खाद्यान्न संकट हो गया और माफिया वर्ग का उदय हुआ। लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण न होने के कारण कमज़ोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन करे। अब सत्तावादी राष्ट्रपति जो थे वो शासन करने लग गए। संघर्ष व तनाव के क्षेत्र बने। पूर्वीय सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आकांक्षा वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी। रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले और चेकोस्लोवाकिया दो भागों में, चेक और स्लोवाकिया में बट गया। अब ये जो चेकोस्लोवाकिया था ये दो भागों में, एक चेक में बट गया, एक स्लोवाकिया में बट गया। आपसी मतलब इनमें टकराव होने लगी, जिसके वजह से ये सब अलग हो गए। अगली हेडिंग है बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया 1990 के गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया। अब यूगोस्लाविया भी बट गया, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जोगोविनिया, स्लोवेनिया और एर्कोसिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब जैसे मतलब भारत का ही राज्य है, 28 राज्य हैं अभी मौके पे। अब ये सब क्या करे कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करते और कहते हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे पाकिस्तान अलग हो गया वैसे एक और राज्य अलग हो जाएगा, वो देश बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने भी किया था। बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। अब ये वहाँ से अलग होकर ये संयुक्त राष्ट्र संघ के ग्रुप में आ गए। 2004 में नाटो में शामिल हो गए। अब ये क्या हो गए, नाटो जो संगठन है वो अमेरिका के अंदर डील होती है। अमेरिका मतलब उधर के जो पश्चिमी देश हैं उसमें ज़्यादातर ग्रुप है, वही सब मिले हुए हैं। तो ये यहाँ से निकल के नाटो में शामिल हो गए। मध्य एशिया के देश तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी कि 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान और आर्मेनिया, यूक्रेन और किर्गिज़स्तान में और जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है और आपसी विवाद के कारण युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है। अभी मतलब अब ये जो अपडेट है न्यू जो आपकी आई हुई है सपोर्ट मटेरियल, उसमें आज तक की जो घटनाएं जुड़ी हुई हैं वो सारी चीज़ इसमें जगह जगह जहाँ तक हो सका उन्होंने ऐड करने की भी कोशिश की है। तो जैसे यहाँ पे दे दिया है ये सारी चीज़ इनके। यूक्रेन देखो ये युद्ध चल रहा था ना, इसमें अभी युद्ध भी हो गया काफ़ी, जब ये प्रिंट हुई होगी शायद उस टाइम ना हुआ, लेकिन गृह युद्ध अब शुरू ही हो गया, गृह युद्ध कह ही रहा है। तो गृह किसका, घर किसका ही है, मतलब रूस और यूक्रेन एक ही है आपस में, तो ये गृह युद्ध आपस में चल रहा है, ठीक है। तो नए प्रिंट में ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं, इसी कारण यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अड्डा भी बना है। जो मध्य एशिया के देश हैं उसमें तेल बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इसीलिए बाहर के देश जो कि उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, उनसे व्यापार अच्छा हो। अब जिसको तेल अच्छा मिलेगा तभी वो टेक्नोलॉजी आगे ले जाएगा, ठीक है। अगर कहीं को उसे मतलब अगर विमान चलाना है, मतलब प्लेन हो, आना जाना है, कंपनियां हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं, सब तेल पे ही चल रहे हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर तेल के पीछे भागेंगे जहाँ पे तेल है।
तो आगे अगली हेडिंग है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। पहले के जो साम्यवादी देश थे और भारत उनके साथ कैसा रिश्ता है। पूर्व साम्यवादी देश के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ विशेष रूप से प्रागण हैं। अब दुनिया जानती है कि भारत किसी के भी साथ हो चाहे ना हो, रूस के साथ रहेगा ही रहेगा। इसलिए अभी इतना अमेरिका वो करत, लेकिन बिना सुने अमेरिका ने क्या किया था, रूस पे बहुत सारे बैन लगा दिए थे। लेकिन इंडिया रूस का जब तेल बेचने के लिए अपने बात करता रहा तो इंडिया से बोला, तो इंडिया ने कहा ठीक है टेंशन मत लो, मैं तो खरीदूंगा चाहे कोई खरीदे ना खरीदे। तो इस वजह ज़्यादा सब वो हो गए थे कि इंडिया को भी बैन किया जाए, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं है कि इंडिया पे बैन लगा दें। इंडिया पे एक बार बैन लगाया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्होंने हटा दिया था। क्यों हटा दिया था? क्योंकि इंडिया में सबका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, एक हब बन गया इंडिया व्यापार का। तो इसलिए ये क्या कर सकते हैं, करेंगे कि मतलब इंडिया पे बैन नहीं लगा सकते। और इंडिया ने खुले तौर पर उसका साथ दिया, ठीक है। उनका तेल है, जो भी है सब चीज़। अभी जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, इंडिया से और रूस से मिलकर ही बनी है, ठीक है। तो यहाँ इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। दो जगह, यहाँ की ब्रह्मपुत्रा नदी और वहाँ की ओशो ऐसे कुछ करके नदी है, आई थिंक उसी से जोड़ के इसको बनाया गया है, ठीक है। दो नदियों के उसमें करके इसे ब्रह्मोस बनाया गया है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। अब कह रहे हैं कि दोनों का सपना क्या है, बहुध्रुवीय विश्व का, ठीक है। दो ध्रुवीय या एक ध्रुवीय विश्व नहीं हो, सबका अलग अलग संगठन हो, सब अपना अपना हिसाब करे, कोई किसी को ज़बरदस्ती मतलब ना किया जाए, तो ये चाहते हैं। भारत तो वैसे भी किसी भी गुट में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी रशिया के साथ वो अपना संबंध रखेगा ही। अच्छा, दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेशी नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया का है, ठीक है ना। तो ये लोकतंत्र पे ही ज़्यादातर भरोसा करते हैं कि लोकतंत्र है तो ज़्यादा अच्छा है। और अभी क्या है, इंडिया क्या है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो नीति है, मतलब विदेश नीति खुली है, स्वतंत्र है सबके लिए, किसी से कोई बैन नहीं है। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। 2001 में भारत और रूस द्वारा क्या है कि 80 मतलब उस पर पॉइंट पे सिग्नेचर हुए थे कि हम ये एक दूसरे में लेन देन या हर एक चीज़ सहयोग का। भारत रूसी हथियारों का खरीदार तथा रक्षा के क्षेत्र में सहयोग भी है। रूस से तेल का आयात, परमाणविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद। अब भारत को ज़्यादातर क्या है, अमेरिका तो करता है नहीं, कभी कभी वो पीछे खींच लेता है कि आगे निकल जाएगा नासा वाले। बहुत ज़्यादा, जब हमारा पहला मिसाइल लॉन्च हुआ था तो बहुत ज़्यादा यस कर रहे थे, साइकिल पे मिसाइल ले जाने वाले, क्या करेंगे क्या करेंगे। आज भारत जो है कि सबसे कम खर्च पे सैटेलाइट छोड़ देता है स्पेस में, ठीक है। तो इसमें भी किसका हाथ है, रूस का ही सहयोग है ज़्यादातर। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश। अब इन दो देशों के साथ क्या कर रहा है कि ये ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों को प्राप्ति पर बल दिया गया था। तो इतने सारे लक्ष्यों पे इन्होंने क्या किया था, 2016 में जो कहाँ बैठक हुई थी, गोवा में हुई थी ब्रिक्स की, ठीक है। ब्रिक्स तो जानते ही हो आप लोग सभी, ये किसमें कितने के 5 देश हैं। तो इन सब पे इन्होंने समझौता किया, मतलब बल दिया, जोर दिया, जिससे हमारा देश क्या हो, और शक्तिशाली हो, ठीक है। अंदर देश के अंदर कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन विदेशों में क्या है कि ज़्यादा बाहर से सारे देशों से एक मेल मिलाप अच्छा कर रखा है। कहा जा सके तो मोदी सरकार में जो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने ज़्यादातर देशों की यात्रा करने के बाद सबसे मेल मिलाप अच्छा कर लिया, ताकि अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो हम एक दूसरे से, अब जैसे पड़ोसी से ही हमारा मतलब मेल जोल नहीं है, तो कभी आफत पड़ने में पड़ोसी की हमारी मदद करेगा नहीं करेगा। अभी जैसे देखो भूकंप आया हुआ था, ठीक है ना, भूकंप आया तजाकिस्तान में, तो इंडिया ने तुरंत उसकी हेल्प कर दी। अब वो भी इस चीज़ को, नहीं तो पाकिस्तान का सपोर्टर था, अब वो उस चीज़ को क्या करता है कि नहीं, इंडिया का एहसान मानता है, इंडिया ने तुरंत हमें सैनिक सुविधाएं दी और सुरक्षा के लिए भी दी और राशन भी दिया, सब चीज़ कर रहे हैं।
अब इंडिया को देख के सारे देश उसकी मदद करने के लिए लगे पड़े हैं कि कहीं इंडिया पहले पहुंच गया तो ज़्यादातर वो इंडिया को, तो इंडिया पहले ही पहुंचा है, फिर भी सब बाद में ही पहुंच रहे लेकिन मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान वैसे ही खाली जा रहा है हाथ मिलाने, तो उसको मना कर दे रहे हैं वो। ठीक है, तो ये सब होता है कि आसपास के देशों से अगर मेल मिलाप अच्छा है तो बहुत अच्छे, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं होती, वो सपोर्ट कर देते हैं। भारत इसमें सबसे ज़्यादा आगे रहता है। अगली हेडिंग है एक ध्रुवीय विश्व। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया था तथा अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना के साथ ही विश्व राजनीति का स्वरूप एक ध्रुवीय हो गया। अगस्त 1990 में इराक अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया था। इराक ने क्या किया? कुवैत पर कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विवाद के समाधान के लिए अमेरिका को इराक के विरुद्ध सैन्य बल प्रयोग की अनुमति दे दी थी। जो संघ था उसे अमेरिका को दे दिया था, तुम इसको इराक के विरुद्ध क्या करो कि इसे अपना सैन्य बल करो, मतलब लड़ाई में सपोर्ट करो। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह नाटकीय फैसला था। अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नए विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ का यह नाटकीय फैसला था, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। मतलब दिखावा किया था और कुछ नहीं, मतलब उस पर जाके कब्जा कर लिया, क्योंकि तेल वाला देश था, उन्होंने सोचा तेल इससे मिलेगा, आधा तेल तो उसका फ्री में ले जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा लगातार 2 कार्यकालों में जनवरी 1993 से लेकर जनवरी 2001 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। उन्होंने अमेरिका को घरेलू रूप से अधिक मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया था। जो जॉर्ज बुश थे या बिल क्लिंटन थे जो यहाँ के, उन्होंने मतलब 2 बार रहे थे राष्ट्रपति, तो उसके वजह से इन्होंने क्या किया, इसको सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा लोकतंत्र को बढ़ाने की कोशिश की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों से और देशों के साथ मेल मिलाप अच्छा रखने की इन्होंने कोशिश की। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका का वर्चस्व क्यों हुआ? तो सैन्य कारण था और ढांचागत आर्थिक और सांस्कृतिक कारण, जैसे कि उच्च सैनिक प्रौद्योगिकी, सर्वाधिक सैन्य बजट, 5 सशस्त्र कमानें उत्तरी, दक्षिणी, केंद्रीय, यूरोपीय व पैसिफिक, मतलब 5 जगह इसकी सेनाएं एकदम नियुक्त हैं। और उदाहरण प्रथम व द्वितीय खाड़ी युद्ध, 2 खाड़ी युद्ध हुए थे जिसमें भी मतलब ये काफ़ी पावरफुल रहा। विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, मुक्त समुद्री व्यापार पर नियंत्रण, इंटरनेट व MBA का जनक, WBIMF WTO में मुख्य भूमिका। और संस्कृति में क्या है? पहनावा, जीन्स, खान पान, मैकडॉनल्ड, वही मैकडॉनल्ड वगैरह जो पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें होंगे शायद खान पान। US संस्कृति का विस्तार, रात्रि की शिफ्ट में काम करना, मतलब 2 शिफ्ट में, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में काम करना, वैलेंटाइन डे मनाना, ये इनका कल्चर था जो आजकल ज़्यादातर देखते हो अपने भी इंडियाज़ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा उसको हाईलाइट करते हैं। तो पुलवामा अटैक हो गया उस दिन, नहीं तो ज़्यादातर सब क्या करते हैं, वैलेंटाइन डे को ही सेलिब्रेट करते। तो ये सारे कल्चर यहीं से बढ़े हैं। अब यहाँ अमेरिका के सैन्य अभियान कौन कौन से थे? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जॉर्ज बुश सीनियर के टाइम में 1991 में 34 देशों की बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा इराक के खिलाफ, जिसने अपने पड़ोसी कुवैत पर अनधिकृत कब्जा किया था, युद्ध किया गया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध और कंप्यूटर युद्ध एवं वीडियो गेम वार भी कहा गया था। कुवैत को मुक्त कराया गया था। परिणाम क्या हुआ? कुवैत को मुक्त कराया। उसके बाद दूसरा हुआ ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, बिल क्लिंटन द्वारा 1998 में नैरोबी केनिया तथा दार एस सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावास पर बमबारी के विरोध में सूडान एवं अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला। अलकायदा को मुंहतोड़ जवाब मिला। इसमें जब हम कहते थे तब नहीं मानते थे कि मतलब कि ये आतंकवाद है, तो जब इनके ऊपर पड़ा ना तब ये जाके समझे कि हाँ आतंकवाद है, तब खुल के सामने आए कि नहीं आतंकवाद है, क्योंकि यही हथियार वगैरह सप्लाई करते रहते थे ना, तो ये बोलेंगे कि उनकी तो बिक्री होती थी।
जब इंडिया कभी भी इसको सपोर्ट करता, किसी भी बात पे उठाता तो वो मना कर देते थे। लेकिन अब क्या है, अब खुद पे पड़ा तो उसके बाद जो टावर इनका उड़ा था, फिर इन्होंने ढूंढना शुरू किया, नहीं ये आतंकवाद है, आतंकवाद है, इट्स रियल, सही कह रहे हैं। फिर जाके इन्होंने लड़ाई करना शुरू किया। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2001 में 9/11 की घटना के प्रतिक्रिया के स्वरूप अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबानी शासन के विरुद्ध विश्व में आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध, वही है ना 9/11 वाला, जब घटना घटी इनका टावर उड़ाया गया तो उसके बाद ये कहने लगे कि हाँ अलकायदा है। तालिबान की समाप्ति और अलकायदा का कमज़ोर पड़ना। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2003 में संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना इराक पर आक्रमण, सुरक्षा परिषद द्वारा आलोचना, सद्दाम हुसैन का अंत। और इस पे क्या हुआ, सद्दाम हुसैन का अंत किया गया। 11 सितंबर 2001 के दिन 19 अपहरणकर्ताओं द्वारा, जिसका संबंध आतंकवादी गुट अलकायदा से माना गया, 4 अमेरिकी व्यवसायी विमानों पर कब्जा कर लिया। इनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया गया। इससे 9/11 की घटना कहा गया। ठीक है, जो उनका टावर था अमेरिका में, उसको ले जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही सीधे घुसा दिया था, जिससे बहुत लोग मारे गए थे अमेरिका में। तब जाके इन्हें समझ में आया कि हाँ आतंकवाद है। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। इसके विरोध में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया, क्योंकि इसमें 3000 अमेरिकी सेना, बड़ी संख्या में इराकी सेना और लगभग 50,000 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था, इसमें 3000 अमेरिकी सेना मारे गए थे और बड़ी संख्या में इराकी जो अमेरिकी सेना के मारे गए थे, और बड़ी संख्या में जो मतलब ज़मीन के स्तर पर थे वो भी मारे गए, और उसके बाद 50,000 लगभग नागरिक भी वहाँ के मारे गए। इसके बाद आता है अफगानिस्तान मध्य पूर्व संकट। 1989 में सोवियत सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद 1994 में कुछ इस्लामिक छात्रों ने कांधार के शहर पर नियंत्रित कर लिया। इसे तालिबान कहा गया, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के लिए सुरक्षित स्थान बन गया। जो तालिबान है वो एकदम मतलब उन्होंने इस्लामिक कुछ छात्रों ने कब्जा कर लिया कांधार को, और वहाँ पे क्या कि उनका गुट बन गया, ग्रुप बन गया, और उन्हीं का कब्जा हो गया, जहाँ पे जाके आतंकवादी सब छिपा करते थे। अफगानिस्तान में युद्ध 2001 में शुरू हुआ। नवंबर 2001 में ब्रिटिश व अमेरिकी फ़ौजों द्वारा तालिबान को उखाड़ फेंका गया, परंतु 2020 में तालिबान फिर से अफगानिस्तान की सत्ता पर आ गया। और फिर वापस से 2020 में क्या हुआ, तालिबान अब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी वहाँ से चले गए तो तालिबानियों ने अपना कब्जा कर लिया वहाँ पे। पहले क्या थी, अमेरिकी सेना वहाँ पे देख रेख किया करती थी, बाद में उन्होंने वापस मंगा ली अपनी सेना, और वहाँ पे फिर इनका कब्जा हो गया तालिबानियों का। खाड़ी के युद्ध के बारे में देखते हैं। अगस्त 1990 में इराक के कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेज़ी से उस पर कब्जा जमा लिया। समझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें नाकाम होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त करने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दी। 34 देशों की मिली जुली आकांक्षियों के महाजोट और 6,60,000 सैनिकों की फ़ौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल उसे परास्त किया। अब इतने लोग गए और उसके बाद 34 देश मिल के 6,60,000 सेना थी, और इस पे क्या किया, इसका विरोध जो था उसको ख़त्म करवाया। जो इराक के विरुद्ध मोर्चा था उससे परास्त किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। ये याद रख लेना कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसे कहा जाता है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। और ये भी क्या था, एक अमेरिकी सैन्य अभियान था, और ये किसके लिए हुआ था, इराक के लिए हुआ था। 2001 में 9/11 के जवाब में अमेरिका ने भयंकर कदम उठाए और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग
एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफ़गानिस्तान के तालिबानी शासन को बनाया गया था। मतलब एक टारगेट उन्हें अलकायदा जो थे आतंकवाद थे और अफ़गानिस्तान में जो तालिबानी लोग थे उनको टारगेट किया गया था। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। कॉलिशंस ऑफ विलिंग्स आकांक्षियों के महाजोट में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार WMD, इसका दे रखा सामूहिक संहार के हथियार पर रोक के लिए हमला किया गया, पर इसकी मौजूदगी के कोई परिणाम नहीं मिले। मतलब ऐसा कोई हथियार था ही नहीं, बस खाली एक बहाना मार के कह सकते हैं कि बहाना लगा के उन्होंने हमला कर दिया और उस पर अटैक किया। अनुमान है कि हमले का मकसद इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना हो सकता है। अब मेन मकसद तो इनका यही रहा था, क्योंकि तेल भंडार के लिए इन्होंने आक्रमण किया और जो इनकी सरकार होगी वो बैठेगी और फिर इन्हें क्या इनके इच्छा के अनुसार तेल का रेट मिलेगा और खूब ज़्यादा तेल का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अरब स्प्रिंग, ठीक, अरब क्रांति के नाम से जो जानी जाती है। देखो 21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तथा पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकास का उदय हुआ। इस प्रकार की एक परिघटना को अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है, जिसका आरंभ 2009 में हुआ था। ट्यूनीशिया में प्रारंभ हुए अरब स्प्रिंग ने अपनी जड़ें जमा ली, जहां जनता द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया गया। यह संघर्ष एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, क्योंकि जनता तत्कालीन समस्याओं को निरंकुश तानाशाही का परिणाम मानती थी। ट्यूनीशिया में उचित लोकतंत्र की मांग पश्चिम एशिया के मुस्लिम बहुल अरब देश में फैल गया। अब क्या हुआ कि इसमें एशिया के जो मुस्लिम बहुल अरब देशों में तक ये कहानी फैल गई। और होस्नी मुबारक जो सन 1979 के पश्चात में मिस्र में सत्ता में थी, एक बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गया। अब ये क्या है कि जो वहाँ पे सभ्यता वो चीज़ जो मिस्र में सारी चीज़ चल रही थी, तो इसके क्या है कि लोकतंत्र के विरोध में वो सब भी ख़त्म हो गया। इसके अतिरिक्त अरब क्रांति का प्रभाव यमन, बहरीन, लीबिया तथा सीरिया जैसे अरब देशों में भी देखा गया, जहां जनता द्वारा इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन ने पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक जागृति को जन्म दिया। यानी पूरे क्षेत्र में क्या है, इन्होंने लोकतांत्रिक को जन्म दे दिया। अब जब धीरे धीरे सारे फैलना शुरू हो गए तो लोकतांत्रिक को सपोर्ट ज़्यादा किया। लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण, CIS, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन 1991 में हुआ। CIS में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ। CIS में पूर्व सोवियत संघ के 15 से 12 सदस्य शामिल हुए। आर्मेनिया, अजरबैजान, मालदोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, बेलारूस, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान। वर्तमान में केवल 9 देश CIS में शामिल हुए हैं। जॉर्जिया और यूक्रेन औपचारिक रूप से राष्ट्रकुल का हिस्सा नहीं है। 2003 में गुलाब क्रांति, जॉर्जिया और यूक्रेन में ऑरेंज क्रांति। 2004 में स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। तजाकिस्तान और किर्गिज़स्तान 2005 में लोकतांत्रिक चुनाव हुए। इस क्षेत्र में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया चल रही है। उदाहरण नागरिकों को अधिकार, चुनाव प्रक्रिया होना, संविधान निर्माण आदि लोकतंत्र को सशक्त करने के कुछ नए उपाय अपनाए जा रहे हैं। तो इसी के साथ पहला चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।